जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पहले जो सिर्फ सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया जा रहा है और इसे ऑलरेडी जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल चुकी है। हम बात करेंगे भारत की एक और डेडली मिसाइल के बारे में जो दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही मार गिराएगी और ये भी ब्रह्मोस के जैसे सुपरसोनिक होने वाली है। इसका नाम है LRA-SSCM। और आज के इस वीडियो में हम इसी मिसाइल को बारीकी से जानेंगे और जानेंगे कि क्यों इसको फिलहाल सिर्फ सुखोई 30 MKI के लिए विकसित किया जा रहा है। ये मिसाइल है क्या, कितनी खतरनाक है और क्या भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, LRA-SSCM का पूरा नाम है लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इसे भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इसकी पुष्टि खुद 2026 की शुरुआत में DRDO चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने करी थी। उन्होंने कहा था कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, यानी इसकी स्पीड भी मैक 2 से मैक 3 के बीच में होने वाली है और ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का समय ही नहीं देगी और इनको डिस्ट्रॉय करेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात माने तो इसमें इस्तेमाल हो सकती है रैमजेट टेक्नोलॉजी जो पहले से ही ब्रह्मोस में प्रूवन है। यानी भारत अपनी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी का यूज करके जो नई मिसाइल है उसको तैयार कर रहा है। अब आइए बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो है इस मिसाइल की असली कैपेबिलिटी। देखिए, LRA-SSCM की जो रेंज हो सकती है वो क्लियरली बताई तो नहीं गई है, लेकिन रिपोर्ट्स की बात माने तो सैकड़ों किलोमीटर की जो रेंज है ये ऑफर कर सकती है। माना जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखेगी तो 500 किलोमीटर प्लस की रेंज इससे हमें मिलने वाली है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। ये जमीन और समुद्र दोनों टारगेट को हिट कर सकती है, यानी कि एनिमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए और जो वॉरशिप्स हो गई उनको भी इससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हाई स्पीड के कारण, सुपरसोनिक स्पीड के कारण इसको इंटरसेप्ट करना एनिमी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल दुश्मन के क्षेत्र में अंदर गहराई तक घुसकर स्ट्राइक कर सकती है और बिना हमारे फाइटर जेट को खतरे में डाले, यानी इससे हमें एक बढ़िया स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी जो है वो मिलने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ सुखोई 30 MKI के लिए ही क्यों विकसित की जा रही है, और यही सवाल इस समय बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। उसका कारण है, सुखोई 30 MKI एक हैवी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो बड़ी और भारी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एयरक्राफ्ट को पहले ही ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल के लिए मॉडिफाई किया जा चुका है और मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट भी किया जा चुका है और इसीलिए फिलहाल LRA-SSCM के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त माना गया है। हो सकता है कि भविष्य में हमें जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी ये मिसाइल देखने को मिले, लेकिन प्राथमिक रूप से ये मिसाइल पहले हमें सुखोई 30 MKI में ही देखने को मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर और ट्रायल्स के बारे में। फिलहाल इस मिसाइल को लेकर हमें इतना ही पता है कि ये अंडर डेवलपमेंट है और इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की जा चुकी है, लेकिन इसके जो पहले ट्रायल होंगे वो कैरिज ट्रायल होगा और फिर सेपरेशन टेस्ट होंगे। उसके बाद जो पावर फ्लाइट टेस्ट है ये आयोजित किए जाएंगे और बाद में इसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। और ये पूरा प्रोग्राम है ये 2030 तक हमें वास्तविकता का रूप लेता नजर आ सकता है, या यूँ कह ले 2030 तक जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है ये मिलने की उम्मीद है और आने वाले कुछ सालों में ये फुली ऑपरेशनल भी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये मिसाइल इतना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बात तो ये है कि LRA-SSCM जो है ये भारत के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेकर आएगी। ये दुश्मन के टारगेट पर सेफ डिस्टेंस से हमला करेगी। एयर डिफेंस सिस्टम से बचने में इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है और ओवरऑल भारत की जो डिफेंस पावर है उसमें ये बड़ा बूस्ट लाएगी और खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे सेंसिटिव रीजन में इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। यानी ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी बल्कि ये भारत की फ्यूचर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और ये कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि ब्रह्मोस से कम खर्चीली लेकिन ब्रह्मोस से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। जैसा कि कल के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से GTRE इस समय कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन को लेकर कॉन्फिडेंट है और कैसे उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कावेरी 2.0 का जो मार्ग है ये GTRE के जो कावेरी इंजन है, खासकर ड्राई इंजन है, इसके सर्टिफिकेशन पर आधारित होगा। लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि असली खबर तो आज सामने आई है, क्योंकि इस समय जो गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट है ये एक ऐसी टेस्ट फैसिलिटी को इस्टेब्लिश कर रही है जो कि इंडिया का एरोस्पेस फ्यूचर बदल सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में जो है नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स यानी NAETC। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, अभी तक भारत के सामने प्रॉब्लम ये थी कि भारत फाइटर जेट तो बना रहा है, जैसे कि तेजस हो गया, तेजस मार्क 2 हो गया, लेकिन असली चैलेंज था उसका इंजन। अब एडवांस जेट इंजन को टेस्ट करने के लिए चाहिए हमारे पास हाई एल्टीट्यूड सिमुलेशन,
एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्टिंग और लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस ट्रायल। और सच्चाई ये है कि भारत के पास ये फैसिलिटीज बहुत ही लिमिटेड हैं और कई बार हमें जो फॉरेन कंट्रीज हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता है और इससे डिले और कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं। अब इसका समाधान है NAETC। यहाँ पर एक सोल्यूशन है जो TTRE ने अब सामने रखा है। गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान किया है कि एक नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और ये होगा एक वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड टेस्टिंग हब, जहां पर इंजन को सी लेवल से लेकर एक्सट्रीम एल्टीट्यूड तक सिमुलेट किया जाएगा। टेम्परेचर, प्रेशर और एयर फ्लो सब कंट्रोल होगा और इंजन के हर कंपोनेंट जैसे कि कंप्रेसर हो गए, टरबाइन हो गए, कंबशर हो गए, आफ्टर बर्नर्स हो गए, सबको अलग अलग टेस्ट किया जाएगा। यानी इंजन लाइफ साइकिल पूरा इंडिया के अंदर ही वैलिडेट होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यही है कि इसके आने के बाद भारत बनेगा सेल्फ रिलायंस, वो भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी में, और फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। जो फाइटर जेट प्रोग्राम है जैसे कि एमका हो गए या दूसरे प्रोग्राम हो गए वो फास्ट ट्रैक होंगे और जो डेवलपमेंट टाइमलाइन है और कॉस्ट है वो भी कम होगी। यानी भारत में अब सिर्फ एयरक्राफ्ट इंजन इंपोर्ट नहीं होंगे बल्कि उनका का पूरा जो टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो तैयार किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज है और इंटरनेशनल फर्म्स हैं ये भी शामिल होंगी। यानी भारत जो है बेस्ट ग्लोबल एक्सपर्टीज को लेवरेज करेगा और यहाँ पर कंट्रोल भारत के हाथ में ही रहेगा। NACT या NAETC सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, ये इंडिया के एरोस्पेस फ्यूचर की एक बैकबोन है। और अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो आने वाले भविष्य में जो मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन है ये रियलिटी बन सकते हैं और रिकॉर्ड समय में बनाए भी जा सकते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम के करंट स्टेटस की बात माने तो इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर इशू कर दिया है। और ये जो इनिशिएटिव है ये रिफ्लेक्ट करता है भारत के उस प्रयास को जहां पर भारत जो क्रिटिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है उसमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का हर यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो तैयार की जा रही है, तो इसमें एक और एड ऑन ये है कि इसके साथ ही साथ जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है इस पर भी जो निर्णय है वो बहुत जल्दी आने वाला है। जी हाँ, इंजन फ्लाइंग टेस्ट भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भले ही हम फैसिलिटीज़ में इंजन को कितना टेस्ट कर लें लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा महत्व रखती है और ये चीज़ हमने कावेरी डेरिवेट इंजन में काफ़ी देखी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम कदम बढ़ा रहे हैं और अगला जो बड़ा संभावित कदम होगा वो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड की खरीद होगी। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास फिलहाल कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के ज़रूरत के हिसाब से 2-3 प्लेटफॉर्म है जो संभावित है कि फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभा सकते हैं। उसमें से सुखोई 30 MKI एक हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे IL-76 हैं ये भी हो सकते हैं, या फिर कोई यूज्ड मार्केट में जो बड़े विमान हैं जो कि तकरीबन जैसे बोइंग 747 हो गया, इनको भी लिया जा सकता है एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड। बाकी देखते हैं सरकार का इस पे क्या निर्णय आता है। आप इस डिसीजन से कितने सहमत हैं, कितने खुश हैं और आपको लगता है क्या इससे इंजन डेवलपमेंट की जो भूमिका है वो बदल सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।